देसी घी हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए दोस्त है या दुश्मन है? अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप अंडा मत खाइए। इस बात में कितनी सच्चाई है? दूध के लिए भी बोला जा रहा है आजकल कि दूध पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो फिर अगर हम दूध पीना भी छोड़ दें तो फिर क्या? कि नट्स में हम कौन से नट्स खा सकते हैं या नहीं खा सकते अगर कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखना है तो? नट्स में जो सबसे एक हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलन है कि तेल को अगर जैसे फ्राई किया उसको फिर से यूज़ कर लिया जाता है, तो क्या इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? हाँ, वो जो हम जब इस तरह की चीज़ें करते हैं तो एक जो बैड फैट होता है उससे भी खतरनाक फैट बन जाता है वो। Okay. रीहीट Reuse किया हुआ करेंगे। अगेन एंड अगेन उसको यूज़ करते हो तो इट बिकम्स वेरी बहुत ही खतरनाक वो फिर शेप में आ जाता है। वो बहुत ही गंदा तेल होता है। हमारी इंडियन डाइट में कुछ ऐसे फूड कल्प्रिट्स हैं जो हर दिन हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ा रहे हैं और हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं। दुश्मन है डाइट में, वो बेसिकली 2-3 ही है। एक तो आपका ऑयल, घी, बटर ये है। ठीक है। दूसरी चीज़ है सॉल्ट। नमक। क्या होता है कि हम लोग नमक डबल खाते हैं जितना WHO रिकमेंड करता है। में एक आदमी 5 ग्राम्स नॉर्मल सॉल्ट खा सकता है, लेकिन जो इंडियंस हैं वो ऑलमोस्ट 10 ग्राम्स खाते हैं, तो वो खतरनाक है। और तीसरी चीज़ है शुगर। और शुगर तो शुगर जो है हम लोग खाने के साथ भी खाते हैं, उसके बाद में डिजर्ट में भी उसको खाते हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं? इसमें जो हार्ट से रिलेटेड और ये कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो एक ही एक्सरसाइज होती है। वो होता है कि आपको कि कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, कोई एक ऐसा टेस्ट है जो कराना चाहिए और उस टेस्ट को कराने के बाद क्या देखना चाहिए कि शायद हाँ कुछ तो गड़बड़ है? तो इसमें टेस्ट जो है वो लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है। जैसे मैं टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करूँ तो ये 200 से कम होना चाहिए। जो ट्राइग्लिसराइड है वो 150 से कम होना चाहिए। जो आपका LDL है वो 100 से कम होना चाहिए। HDL में जैसे बताया आप 50 एक रफ अमाउंट आप याद करके रख सकते हैं, तो 50 से ज़्यादा होना चाहिए। बोला जाता है कि जिन लोगों का बेली फैट बहुत ज़्यादा निकला रहता है उनमें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम्स हो सकती है, सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच्चाई है। जिसमें बेली फैट होगा तो ऑफ कोर्स उसमें कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, हाई रहेंगे। कि अगर शरीर में बहुत लंबे समय तक कोलेस्ट्रॉल हाई रह रहा है तो आगे चल कर के किन बीमारियों का जो रिस्क है वो हर दिन बढ़ सकता है? आपका जब हार्ट में ब्लॉकेज होता है तो वो हार्ट अटैक की कंडीशन पैदा कर सकता है। उससे वो हार्ट फेल्योर भी कर सकता है, हार्ट फेल होने की कंडीशन हो सकती है। नॉर्मल सारी बॉडी की वेसल्स में इकट्ठा होने से वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकता है। किडनी में इफ प्रॉब्लम हो रही है तो किडनी को भी फेल कर सकता है। इफ ब्रेन की वेसल्स, जो ब्रेन को ब्लड वेसल सप्लाई करती है, इफ उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगेगा और उसमें ब्लॉकेज बनाएगा तो जो पैरालिसिस के केसेस हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक। तो कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज़्यादा किसी का बढ़ा रह रहा है लंबे समय तक तो आपने कहा कि दिल में ब्लॉकेज तो करता ही है और कई बार 80-90% तक ब्लॉकेज हो जाता है, पता नहीं चलता है। इसके अलावा कोई और ऐसी बीमारियां अचानक से परसिस्ट होती हैं कि सिचुएशन एकदम इमरजेंसी वाली हो जाती है? जब ये ब्लॉकेज जैसे 50, 60, 30, 40% जो भी उसका परसेंटेज है, ये हार्ट ब्लॉकेज है। जो कोलेस्ट्रॉल से डेवलप होते हैं वो हार्ट ब्लॉकेज डेवलप होते हैं। और इस पे जब जब भी ये ब्लॉकेज फटते हैं, ठीक है, तो एक सॉफ्ट क्लॉट भी बनता है उसमें, ठीक है, जिसको सॉफ्ट ब्लॉकेजेस बोलते हैं। हार्ट ब्लॉकेज एंड सॉफ्ट ब्लॉकेज। तो जो सॉफ्ट ब्लॉकेज होता है वो फिर उसको 100% बंद कर देता है। इंडिया में कोलेस्ट्रॉल एक साइलेंट एपिडेमिक बनते जा रहा है। आए दिन इसके केसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक डेटा की माने तो इंडिया में हर 4 में से 1 अडल्ट को आगे चलकर कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम होने की जो आशंका है वो हर दिन बढ़ रहा है और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, हमारी लाइफस्टाइल, इन सब का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम सब जानते हैं हमारी जिस हिसाब से डाइट है जिसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा है, प्रोसेस चीज़ें बहुत ज़्यादा है, शुगर, सॉल्ट, ऑयल, इन सब का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने पर हर दिन एक इम्पैक्ट डालती हैं। इसके साथ ही हमारी फिजिकल एक्टिविटी का इतना ज़्यादा कम होना, ओबेसिटी का बढ़ना और जिस हिसाब से हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, ये सब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में कहीं ना कहीं एक जो कंट्रीब्यूशन है वो दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में हम क्या कर सकते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करने के लिए? शरीर में गंदा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में? इन सब पर डिस्कस करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में, जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सर्वेश प्रजापति, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नारायणा हेल्थ
हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, कोलेस्ट्रॉल जो है एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आई थिंक लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमने बात भी की कि ये साइलेंट एपिडेमिक बनते जा रहा है। कब ये हमारी बॉडी को इस तरीके से इम्पैक्ट कर दे, हमें भी नहीं पता। तो सबसे पहले हम चाहते हैं आप यही बताइए कि अगर शरीर में बहुत लंबे समय तक कोलेस्ट्रॉल हाई रह रहा है तो आगे चल करके किन बीमारियों का जो रिस्क है वो हर दिन बढ़ सकता है। जो कोलेस्ट्रॉल है उससे बहुत सारी बीमारियां बॉडी में हो सकती है। तो पहली बात तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल ब्लड में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज स्टार्ट होता है। तो वो ब्लड वेसल में ब्लॉकेज की वजह से आपका जब हार्ट में ब्लॉकेज होता है तो वो हार्ट अटैक की कंडीशन पैदा कर सकता है। उससे वो हार्ट फेल्योर भी कर सकता है, हार्ट फेल होने की कंडीशन हो सकती है। नॉर्मल सारी बॉडी की वेसल्स में इकट्ठा होने से वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकता है। किडनी में इफ प्रॉब्लम हो रही है तो किडनी को भी फेल कर सकता है। इफ ब्रेन की वेसल्स, जो ब्रेन को ब्लड वेसल सप्लाई करती है, इफ उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगेगा और उसमें ब्लॉकेज बनाएगा तो जो पैरालिसिस के केसेस हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक। तो वो सारी कंडीशंस कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकती बढ़ हैं। सकती हैं। मतलब इतनी सारी जो बीमारियां हैं वो हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हो सकती यस। हैं। ऐसे में हम सभी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने में डाइट का कितना ज़्यादा रोल है। हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, आप प्लीज़ बताइएगा कि ये सही है या नहीं, और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में कितना ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करते हैं। राइट। सबसे पहले बताइए, देसी घी हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए दोस्त है या दुश्मन है? इफ लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए तो ये दोस्त हो सकता है। ओके, हाँ। कोई ऐसा लिमिटेड अमाउंट है कि एक दिन में लिमिटेड कितना ले अमाउंट सकते हैं? एक टीस्पून से 2 टीस्पून हम लोग बोलते हैं। हर इट दिन मीन्स 5 टू 10 ml आप डेली ले सकते हैं एक पर्सन के लिए? एक पर्सन के लिए। और ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये हेल्दी लोगों के लिए है। ओके। ऐसा नहीं कि हार्ट डिजीज वाले जो पेशेंट है वो अलग सबसेट है, लेकिन जो हेल्दी लोग हैं वो ले वो ले सकते हैं। सकते हैं। हाँ जी। कहा जाता है कि कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए, तो ये सही है या नहीं? कोकोनट वाटर का एज सच कोलेस्ट्रॉल से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है नहीं। ओके। लेकिन उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो आपको फ्रेश फील करवा सकता है। प्लस हाइपरटेंशन, जिन जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसमें हाई पोटेशियम डाइट हेल्पफुल रहती है ओके। जब तक उसके किडनी फंक्शन ठीक हो। तो ठीक हाई है। ब्लड प्रेशर वाले सबसेट जो हैं हार्ट के रिलेटेड, उसमें ये कोकोनट अच्छा हो वाटर हेल्प सकता कर है, बट सकता है। कोलेस्ट्रॉल से इसका बहुत ज़्यादा लिंक रिलेशन नहीं है। नहीं ओके। है। कोलेस्ट्रॉल को और अंडे को बहुत ज्यादा लिंक करके देखा जाता है। हाँ। बोला जाता है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है हाँ। तो आप अंडा मत खाइए। इस हाँ। बात में कितनी सच्चाई है? और अगर कोई खाना चाहता है अंडा तो किस अमाउंट में, और वो येलो वाला पार्ट निकाल के खाना चाहिए या नहीं? जो हार्ट के पेशेंट्स हैं या जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उनको बेसिकली जो योक होता है उसका येलो पार्ट जो होता है बॉइल्ड एग का, वो निकाल के खाना चाहिए। बॉइल्ड एग प्रेफर करना चाहिए और उसमें जो येलो पार्ट है वो निकाल के खाना चाहिए। इफ कितने अंडे खा सकते हैं एक दिन में? एक दिन में इफ आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो योक निकाल के आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतने खा सकते हैं हम। लेकिन जो हेल्दी लोग हैं वो दिन में एक योक वाला अंडा खा सकते हैं ठीक है। पर लेमन डे। वाटर बोला जाता है एम्प्टी स्टमक पीने के लिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तो सच है या नहीं? ये सच नहीं है। नहीं। लेमन वाटर से कोई हार्ट कोलेस्ट्रॉल का नहीं कोई होता। मतलब नहीं है। हाँ। सॉल्ट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में, और कौन से सॉल्ट को हम चूज करें कि हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल रहें? एक्चुअली सॉल्ट से कोलेस्ट्रॉल का कोई रिलेशन नहीं है। नहीं है। ये एक अलग प्रॉब्लम है, बट आप साथ में हाई सॉल्ट खाएंगे, नमक ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो वो अपनी हार्ट की अलग बीमारियां पैदा करेगा। बोला जाता है कि आवाकाडो जो है उसमें गुड फैट्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छे होते हैं, सच बात है इसमें? ये सच बात है। ओके। एवोकाडो में अच्छे फैट्स होते हैं, गुड फैट्स होते हैं एंड इट इज़ हेल्पफुल। आजकल जैसे आवाकाडो का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला है, तो हाँ। हमारे पास हमारे इंडियन डाइट में कुछ ऐसे गुड फैट्स के ऑप्शन हैं जो हम डाइट में शामिल कर सकते हैं? जो इंडियन है, जो हमारे जो लोकली प्रोड्यूस्ड जो ऑयल्स होते हैं वो भी उतने ही अच्छे हैं। बाकी ये है कि आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए एज सच कोलेस्ट्रॉल के जो इंडियन फूड ऑप्शंस हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो नट्स होते हैं जो लोकली प्रोड्यूस होते हैं वो आप इजीली कहीं भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। बाकी एज सच ऐसा कोई हमारा इंडियन कोई वो नहीं है जिसमें कि अच्छी चीज़ें हों और जिसको खाने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। एक्चुअली जितना आप कम खाएंगे उतना कम कोलेस्ट्रॉल रहेगा। कम अच्छा है। ओके, इस पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि हमारे इंडियन डाइट के क्या ऐसे फूड राइट। कल्प्रिट्स हाँ। हैं। आपने जैसे नट्स की बात की, तो नट्स में भी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो हाँ। वो भी बताइएगा कि नट्स में हम कौन से नट्स खा सकते हैं या हाँ। नहीं खा सकते अगर कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखना है तो? नट्स में जो सबसे हेल्पफुल जो रहते हैं उसमें दो नट्स होते हैं। एक तो आमंड होता है और एक होता है वॉलनट।
ये खाने ओके, चाहिए। ये खाने चाहिए। ओके। ये सबसे हेल्दी नट्स आप समझ सकते हो। बट ये है कि ये सॉल्टेड नहीं होने चाहिए, फ्राइड नहीं होने नहीं होने चाहिए। चाहिए। दिस शुड बी अनसॉल्टेड एंड दे शुड नॉट बी फ्राइड। फ्राइड नहीं सोक होने करके चाहिए। खाना है या सो उससे कोई बहुत ज़्यादा उस पे फ़र्क नहीं नहीं पड़ता है पड़ता? उसकी क्वालिटी पे। हम्म। वो आपके डाइजेशन पर्पज़ से उसको सोक करके खाते हैं, वो भी खा सकते हो और ऐसे भी खा ऐसे भी सकते खा हो, सकते हैं। जैसे नॉन आपको ठीक लगता है। वेजिटेरियन डाइट का काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो आप रेड मीट, चिकन ये सब मत खाइए। आप सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को? एक्चुअली जो रेड मीट होता है हुँ, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। हुँ, तो हम लोग उसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कहते हैं। सारे लोगों को हुँ, कि रेड मीट आप कम से कम खाइए, और जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको तो हम स्ट्रिक्टली मना ही कर देते हुँ, हैं कि आप अब रेड मीट खाइए खाइए मत। ही मत। बाकी आप चिकन है, फिश है, वो खा सकते हैं। बट ये अगेन उसमें क्या है कि फ्राइंग लेवल पे डिपेंड करता है कि आप उसी हेल्दी चीज़ को आप ऑयल में, ज़्यादा ऑयल में और डीप फ्राइंग कर रहे हैं तो वो फिर अनहेल्दी बन जाता है। तो तो कोई वो सही तरीका है चिकन फिश खाने का ताकि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहे? चिकन फिश का आप उसको डीप फ्राई, ना स्टिर करें। फ्राई करके या इस तरह से कम फ्राइंग, मतलब कम हीटिंग के साथ आप उसको कुक करके खा ठीक सकते है, हैं। ओके। बोला जाता है कि बटर जो है वो हुँ, भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल बटर बढ़ाता बटर है। बढ़ाता है। हाँ। तो हमारे पास कुछ ऐसे हेल्दी अल्टरनेटिव है घी बटर की जगह जो हम खा सकते हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहे? देखो उसके जो बटर, घी, जो भी सॉलिड फैट्स होती हुँ, हैं, वो सारी की सारी आपके कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को एक्चुअली बढ़ाएगी। बढ़ाती है। कोलेस्ट्रॉल नहीं, बैड कोलेस्ट्रॉल को ही बढ़ाती है। हुँ, तो उसका यही है, ऑल्टरनेटिव उसका यही है कि आप उसको कम खाइए। ठीक है, कम खाइए। कम खाइए या नहीं खाइए। हुँ। एक हमारे यहाँ पे हाँ, बहुत ज़्यादा चलन है कि हाँ, तेल को अगर ज जैसे फ्राई किया हुँ, उसको फिर से यूज़ कर लिया हुँ, जाता हुँ, है। हुँ। तो क्या इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? हाँ, वो जो हम जब इस तरह की चीज़ें करते हैं हुँ, तो एक जो बैड फैट होता है उससे भी खतरनाक फैट बन जाता है वो। ओके। जब आप उसको किसी भी चीज़ को रीयूज़ कर हुँ, री हुँ। रीहीट करके, रीहीट रीयूज़ किया कर हुआ रहे हैं। अगेन एंड अगेन उसको यूज़ करते हो हुँ, तो इट बिकम्स वेरी डे बहुत ही खतरनाक वो फिर शेप में आ जाता है। ओके। वो बहुत ही गंदा तेल होता है। तो वो उसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। एक हीटिंग के बाद कभी भी ऑयल को यूज़ नहीं करना बिग चाहिए। नो है वो। बिल्कुल भी नहीं। ओके, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग जो है कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं पी सकते? बिल्कुल पी सकते हैं, कोई कितना प्रॉब्लम कोई नहीं है। लिमिटेड अमाउंट है? एक्चुअली क्या है, हम 2 टू 3 कॉफ़ीज़ अ डे हम बोल सकते हैं, हुँ, लेकिन उससे ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए ठीक 1 है। दिन में। बट उसका कोई ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि कॉफ़ी पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ओके। एक्चुअली आपको पता है कि वो हेल्दी भी समझा जाता है, ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी हुँ। पीना, तो आप पी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन टी के लिए भी ये सेम चीज़ है कि ग्रीन टी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए अच्छे होते हाँ, हैं? ग्रीन टी भी सेम चीज़ है। ग्रीन टी भी अच्छी होती है। ग्रीन टी में ये होता है, ग्रीन टी में कैफ़ीन कम होता है। हुँ, तो ग्रीन टी दोनों ही अच्छी है। ब्लैक कॉफ़ी भी अच्छी है, ग्रीन टी भी अच्छी है। बट ग्रीन टी आप ये बोल सकते हो कि उससे थोड़ी बेटर है, बेटर है। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी से। हमारे इंडिया में लोग हाँ, सुबह-सुबह चाय ज़्यादातर पीते हैं कि हाँ, अगर उनको चाय ना मिले तो उनके दिन की शुरुआत होती नहीं है। हाँ। तो चाय पीना सही है कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए या उसकी जगह हम हेल्दी अल्टरनेटिव कुछ देखो रिप्लेस कर सकते हैं? चाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, लेकिन चाय के साथ आप जो पी रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है और उसके साथ जो खा रहे हैं खा रहे उसमें हैं। प्रॉब्लम है। चाय में जैसे मिल्क में चाय बनती है, तो हाँ, मिल्क में आपका फैट होता है। हाँ। चाय में आप शुगर डालते हो, हुँ, तो जो शुगर है वो आपके लिए खतरनाक है। जो आप दूध डालते हो वो हुँ। खतरनाक है। प्लस आप चाय के साथ साथ में जो स्नैक्स ले रहे हाँ, हैं, वो बिस्किट्स खा रहे हैं, तो वो खतरनाक है। बट चाय अपने आप में कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है कोलेस्ट्रॉल के। मेबी हो सकता है कि ये आपके लिए बेटर भी हो ओके, चाय। हाँ। ठीक है। दूध के हुँ, लिए भी बोला जा रहा है आजकल कि हाँ, दूध पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। हाँ, तो फिर अगर हम दूध पीना भी छोड़ दें तो फिर हाँ। क्या उसके पास ऑप्शन देखो है कोई? वर्ल्ड में सभी जगह दूध नहीं पिया जाता है। हुँ, तो वो एक आप बोल सकते हो कि ये एक टाइप का मिथ ही है, ठीक है? बट ऐसा नहीं कि हर आदमी को दूध पीना ही बंद कर देना हुँ, चाहिए, या इसमें मतलब मेरा ये सपो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि सबको ही दूध, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है हुँ। उसको उसका जो या तो टोन्ड मिल्क पियो, आजकल डबल टोन्ड टोन्ड हाँ, मिल्क डबल अवेलेबल है स्किम्ड जिसमें, मिल्क हाँ, हाँ। स्किम मिल्क अवेलेबल है जिसमें क्या होता है कि कम से कम फैट होता है, हुँ, जिसमें क्रीम जिसमें निकाल दी जाती है, तो वो मिल्क आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो तो उसमें क्या है नॉर्मल कि वो हाँ, फैट हटा देते हैं और बाकी उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, वो आपको मिलता रहेगा मिलता है। उससे। हाँ, आजकल जैसे हाँ, काऊ मिल्क की जगह ओट मिल्क, सोया मिल्क या हाँ, आमंड मिल्क भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। राइट। तो ये सही है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए? वेजिटेबल मिल्क हमेशा जो एनिमल मिल्क होता है उससे बेटर बेटर समझा होता है। जाता है। तो ये तो ज़्यादा ये ज़्यादा हेल्दी होते हैं हेल्दी ऑफ होता है। कोर्स। ऑल्दो वो ये है कि इंडियन सबसेट के हिसाब से वो महँगे हैं। हाँ,
वो क्या है कि अफोर्ड नहीं कर सब लोग, सकते हाँ। हैं, बट वो बेटर समझे जाते हैं ठीक है। डेफिनेटली। तो जैसे हमने इतनी सारी डाइट पर बात की है, हम्म, आपको लगता है ऐसे कुछ कि हमारी इंडियन डाइट में कुछ ऐसे फूड कल्प्रिट्स हैं जो हम्म। हर दिन हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ा रहे हैं और हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि ये इसको खाने की वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ताकि ऑडियंस को समझ में आ जाए कि जो रोज की चीजें हम खा रहे हैं वही हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो हम खाते हैं वो कोई बहुत ही गलत नहीं खाते हैं, उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत हम लोग एडजस्टमेंट कर दें तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे क्या होता है कि आप जो जो भी खा रहे हो आप, ठीक है, उसमें आप जो भी ऑयल्स हैं, घी हैं, उसकी अमाउंट को लिमिटेड कर दो, कर दो। ठीक है। उसको जो कंजप्शन है उसको कम कर दो। नमक जो हमारी डाइट में क्या है कि हमारे जो दुश्मन है डाइट में वो बेसिकली 2-3 ही है। एक तो आपका ऑयल, घी, बटर, ये है। ठीक है। दूसरी चीज़ है सॉल्ट। नमक। क्या होता है कि हम लोग नमक डबल खाते हैं जितना WHO रिकमेंड करता है। एक स्टडी के दौरान ये पाया गया कि जो हम नमक खाते हैं इंडियंस, वो हम लोग डबल खाते हैं जितना WHO से रिकमेंडेड है। कितना रिकमेंडेड है? रिकमेंडेड 5 ग्राम तक आप ले सकते हैं, एक बट दिन में एक एक दिन आदमी में के लिए? एक आदमी 5 ग्राम्स नॉर्मल सॉल्ट खा सकता है। ठीक है। लेकिन जो इंडियंस हैं वो ऑलमोस्ट 10 ग्राम्स खाते हैं, ज़्यादा तो ही वो ज़्यादा। खतरनाक है। और तीसरी चीज़ है शुगर। और शुगर। शुगर तो शुगर जो है हम लोग खाने के साथ भी खाते हैं, उसके बाद में डिजर्ट में भी उसको खाते हैं, तो वो भी हिडन खतरनाक शुगर्स है। भी बहुत सारे हाँ, हैं तो हमारे। ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपकी डाइट में कम हो जाए तो ठीक रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जितना खाने को कम प्रोसेस करें, कम जितनी उसकी कुकिंग करें, ठीक है? जैसे आप सैलेड खाने लगो, ओके। फ्रूट्स खाने लगो, ठीक है? उसमें मील में जो है वो कुकिंग के बजाय जो ये वाले हैं सैलेड और फ्रूट्स, उसकी अमाउंट धीरे-धीरे आप बढ़ाते जाओ। आप खुद ही कैलकुलेट करो कि आप क्या खा रहे हो। ओके। आपको पता चलेगा एट द एंड ऑफ द डे कि आप फ्रूट सैलेड का तो मुश्किल से 5-10% ही खा रहे हैं। हाँ, सही बात कह रहे हैं। 90% आप कुक करके खा रहे हो कि आप रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, और उसके बाद में क्या बोलते हैं उसकी कुकिंग भी होती है, उसमें आप ऊपर से भी घी डालोगे, ऊपर से बटर भी डालोगे उसको टेस्टी बनाने के लिए। तो वो चीज़ें एक तो उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि जो खा रहे हैं वो गलत है, बट ये है कि हम ऊपर से उसको जो कुकिंग में जो घी, बटर, चीज़, उसके बाद में ज़्यादा नमक, ऊपर से नमक, हम सैलेड खाते हैं उसमें भी हम लोग ऊपर से नमक नमक डाल डाल देते हैं। देते जो हैं। ऊपर का हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं वो गड़बड़ है। बाकी तो आई डोंट थिंक कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे हुँ, आपने हमें बताए खाने की हुँ, चीजें, तो ये तो हम बचपन से ही खा रहे हैं हाँ जी। कि चावल, हुँ, दाल, रोटी, सब्जी और उतने ही तेल, मसाले, नमक की हुँ, क्वांटिटी में बन रहा है। हुँ। अब जैसे इतना ट्रेंड आ गया है कि सीधे यही बोला जा रहा है कि आप जो खा रहे हो वही गलत है, नहीं। कि आपके खाने का तरीका ही गलत है, अब अपने खाने के तरीके को बदलो। तो अगर किसी को समझना हो हाँ, कि हम अभी के हाँ। हिसाब से अपने खाने के तरीकों को कैसे बदलें कि इसका हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, तो वो क्या-क्या बदलाव होंगे? तो इसका सीधा-सा एक बदलाव है कि आप बाहर का खाना बिल्कुल आप बंद कर बंद दो, कर है दीजिए। ना? मंथ मंथ में 1 बार, आप महीने में 1 बार खा लो बाहर का खाना। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब बाहर का खाना नहीं खाओगे तो आपको घर में जो खा रहे हो आपको उसका कंज़म्पशन पता चलेगा कि कितना कंज़म्पशन हो रहा है। तो आपको ये पता चलेगा कि आपके घर में चीनी कितनी यूज़ हो रही है, आपके घर में तेल नमक कितना कितना यूज़ हो यूज रहा हो है, रहा है? नमक कितना यूज़ हो रहा है, ऑयल कितना यूज़ हो रहा है, घी कितना यूज़ हो रहा है, बटर कितना यूज़ हो रहा है। तो आप जो ये मेरा एक्चुअली डाइट प्लान रहता है पेशेंट्स को कि आप उसको धीरे-धीरे करके, इफ़ आपको लगता है कि आपके घर में क्या बोलते हैं कि ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, या फिर आपके घर में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, या एक ही फैमिली से बार-बार लोग बीमार हो रहे हैं, हाँ। हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है या ये हो रहा है, या आपके घर में ओवरवेट लोग हैं, सबका वेट बढ़ा हो, तो उसको धीरे-धीरे 20% करके आप कम कर ऑलमोस्ट दीजिए। उसको 50-60% ले आइए जितना आप कंजप्शन कर रहे हैं, तो वो सबसे ईज़ी वे है। अदरवाइज़ ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि इसको कैसे किया जाए। दूसरी चीज़ है कि डीप फ्राइंग वाली जो चीज़ें हैं, अवॉइड उसको करें। आप अवॉइड करो। बाकी डाइट में जितना नेचुरलिटी रहेगी, जैसे सैलेड्स हैं, उसको जितना आप नेचुरल फॉर्म में खाओगे, बिना चाट मसाला के, बिना उस पे नमक डाल के, बिना और भी उसमें ये करके, तो वो उतना अच्छा रहेगा। बाकी फ्रूट्स हैं, आप जितना आपको अच्छा लगता है फ्रूट्स खाओ। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ट्राई करो कि आपके एक जो मेजर मील हो, उसमें फ्रूट्स एंड सैलेड का ही स्थान हो। कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हाँ, हो। कि उसमें फ्रूट एंड सैलेड, और ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा कर सकते हो। ओके। हाँ, तो तो आपके जैसे जैसे ब्रेकफ़ास्ट, हाँ, लंच, डिनर में आप कोई भी डिसाइड कर लो, बेटर है आप डिनर में, बिकॉज़ क्या रात में आप हमें इतनी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लाइट डिनर और हो उससे जाए। आपका फाइबर भी जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, शुगर भी आपका इतना नहीं वो नहीं बढ़ेगा, और आपको फाइबर ज़्यादा जाने से वो और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बेटर है कि एक डाइट आप, तो और ये आप जब करोगे तो ये आपके बच्चे भी सीखेंगे, पूरा आपकी फैमिली उसको फॉलो भी फ़ॉलो करेगी। करेगी। तो बिल्कुल। बच्चों में भी वो क्या है स्टार्ट से ही
मतलब वो पहले से ही पहले बच्चों से में आ जाएगी हाँ ये समझ चीज़ में कि आ जाएगा, क्योंकि आप जो फॉलो करोगे वो बच्चे भी फॉलो करें। अब अभी आप रात में चिप्स लेके बैठ जाओगे, चिप्स खाने या नमकीन खाने या बिस्किट खाने, तो बच्चा भी उसको देख के वही सीखेगा। देख के करेगा और बिल्कुल। वो भी खाएगा। तो इनका भी जो प्लेस है, इम्पैक्ट है। जो आउटसाइड फूड, जो पैकेज फूड है, उसको भी आप कम से कम करेंगे तो तो वो ज़्यादा बेटर है। बेटर रहेगा। बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि हमारे मेजर मील्स में से किसी एक मील को हम चेंज कर दें, जिसमें सैलेड्स और फ्रूट्स खाएँ, तो राइट, उससे बहुत हद तक हम हाई कोलेस्ट्रॉल वाली जो प्रॉब्लम है, उससे बच कर के बस रह है, सकते हैं। राइट। तो अगर बेस्ट टाइम हमें चूज़ करना हो कि हुँ, ब्रेकफ़ास्ट, लंच या डिनर, तीनों हुँ, में से हम किसको रिप्लेस करें? कि आपने कहा कि डिनर को रिप्लेस कर हाँ, दो, वो ज़्यादा बेटर है। हुँ, तो अगर सैलेड्स और फ्रूट्स में भी कुछ ऐसे में हमें स्पेसिफिक समझने हो कि हुँ, हुँ, कौन-सा सैलेड खाएँ, हुँ, कौन से फ्रूट्स खाएँ जो हमारे हुँ। कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छे हों, तो वो कौन से होंगे? देखो, सैलेड्स एंड फ्रूट्स जो भी आप खाते हो, तो ये नेचुरल चीज़ है, इससे हुँ, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा लेना-देना है ही नहीं, ओके। ठीक है? तो आप कुछ भी सैलेड फ्रूट इसलिए बताया जाता है, इससे क्या होता है कि इसमें खुद का कुछ कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है, हुँ, उसमें क्या रहता है कि उसमें फाइबर्स रहते हैं। ठीक है। जो फाइबर से क्या होता है कि एक तो आपको सेटाइटी आती है, हुँ, ठीक है? कि आपकी पेट खाना खाने भरा-भरा की रहेगा। इच्छा, बाकी जो हाई कैलोरी फूड हैं, जो भी जंक फूड है या हुँ, फिर जो भी हमारे ऑयली फूड हैं, हुँ, हुँ, वो खाने की आपकी इच्छा कम कम करेगी। करेगी। दूसरी बात है कि आपने जो भी खा रखा है, हुँ, उसका भी जब फाइबर अंदर जाएगा हुँ, इतनी अमाउंट में, तो उसका भी क्या है, एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाएगा। ओके। तो ये 2 तरह से हेल्पफुल रहता है कि आपको एक तो भूख कम लगेगी उस खाने की, और जो भी आपने मान लो एक्स्ट्रा खा रखा है, हुँ, उसका भी वो कोलेस्ट्रॉल का एब्ज़ॉर्प्शन है, वो फाइबर की वज़ह से कम हो कम जाता हो है। जाएगा। बाकी आपको जो अच्छा लगे, जो फ्रूट आपको अच्छा लगे, हुँ, हुँ, सीज़नल फ्रूट जो भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल आप खा सकते खा हैं, सकते ठीक है? जो सैलेड्स हैं, हैं। सीज़नल सैलेड्स, वो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके पॉकेट के हिसाब से अच्छा लगे, हुँ, हुँ, वो खा सकते हैं। उसमें कोई स्पेसिफ़िक नहीं कि ये खाने से अच्छा हो जाएगा, ये खाने से जो भी आपको अच्छा लगता है, बट आपको खाना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ कि क्या खाना चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको खाना है सैलेड एंड फ्रूट, जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो। ओके। आपने एक चीज़ पर अभी काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस किया है कि आप जितना हो सके नेचुरल फॉर्म में जो चीज़ें मिल रही हैं उसको राइट। खाइए। पका करके खाने का जो कल्चर है हमारे यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हम सब जानते हैं कि दाल, चावल, सब्ज़ी जो भी है वो पक करके ही खाते हैं। जो रॉ फूड का कल्चर है हुँ, वो हमारे यहाँ पे बहुत कम बहुत है। कम। आपको लगता है कि अगर हम अपनी डाइट में रॉ फूड को ज़्यादातर बढ़ाएँगे, सैलेड्स को हुँ, या कच्ची सब्जियाँ या फल खाएँगे हुँ। वैसे, तो बहुत हद तक कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो केसेज़ बढ़ रहे हैं वो अपने आप ही कम हो जाएँगे? बिल्कुल सही बात है। ओके। बहुत हद तक हुँ, मेबी बहुत ज़्यादा इसका सक्सेस रेट होगा, इफ हुँ। सब लोग ऐसा करना स्टार्ट कर दें। कोई ऐसा औ टिप या एडवाइस आप हमारी ऑडियंस को देंगे फिर इससे रिलेटेड कि कैसे अपनी खाने की जो हैबिट्स हैं उसको बदले कि कोलेस्ट्रॉल के केसेस ना बढ़ें? हाँ, तो खाने की हैबिट्स सेम है कि आप अपना फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो मैंने एक बहुत ही सिंपल चीज़ कही है कि हुँ, आप एक डाइट को आप रिप्लेस कर कर दीजिए, दीजिए। एक एक मेजर मील को हुँ, आप फ्रूट एंड सैलेड से रिपीट कर दीजिए। बट वो फ्रूट एंड सैलेड में आप ऐसा नहीं कि उसमें भी आप सॉल्ट डाल रहे हैं या ऊपर से हाँ, कुछ ऐसे मिक्सचर डाल रहे हैं उसमें, जिससे चाट वो हाँ, मसाला, चाट नमक मसाला, ये सब नमक, डाल के खाएँ। ये सब डाल के उसको अनहेल्दी मत करके खाइए। चीज़-वीज़ भी लोग डाल हाँ, देते हैं, चीज़ भी डाल देते सौटे-वौटे हैं, कर देते हैं चीज़ पूरे डाल को। देते हैं, पनीर डाल देते हुँ, हैं। तो वो सब उसका मिक्सचर, तो वो भी मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। नहीं, तो उसको नेचुरल फॉर्म में आप रखेंगे तो वो क्या है ज़्यादा कि बेटर है। ज़्यादा बेटर रहेगा, और आपकी अपने जेब के हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा कोई हुँ। वो स्पेसिफिक नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल। हाँ। कोलेस्ट्रॉल में ना एक्सरसाइज़ का भी काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम रखना है, नॉर्मल रखना है, तो आप जितना हो सके फिज़िकल एक्टिविटी करिए, हुँ। एक्सरसाइज़ करिए। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं? इसमें जो हार्ट से रिलेटेड और ये कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, वो एक ही एक्सरसाइज होती है। वो होता है कि आपको 30 मिनट्स का एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। एरोबिक एरोबिक एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज में आता है कि आप ब्रिस्क वॉक करो या तो ओके। 30 मिनट्स, कि हुँ, आप तेज-तेज ओके। चलो हुँ, 30 मिनट्स। जो स्लो चलते हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, हुँ, बट आपको तेज-तेज चलना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप जॉगिंग कर सकते हो तो जॉगिंग कर सकते हुँ, हो। साइक्लिंग एक चीज़ होती है, हुँ, साइक्लिंग आप कर सकते हो कि आप बाहर साइक्लिंग कर लो। हुँ। ये बाहर पॉल्यूशन है तो आप घर पे घर पे स्टैटिक यूज़ कर साइकिल्स आती हैं आजकल, वो ही आप यूज़ कर सकते हो। हुँ, तीसरी चीज़ है आप स्विमिंग कर सकते हो। स्विमिंग। तो जो भी फ़ॉर्म अच्छी लगे, हुँ, वो आप बिल्कुल कर सकते हो। उससे क्या होगा कि इन इसका क्या पॉज़िटिव इम्पैक्ट आता है ओके। कोलेस्ट्रॉल पे। पॉज़िटिव इम्पैक्ट का मतलब होता है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हुँ। आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। बढ़ेगा, ओके। तो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का एक फ़ॉर्मूला है हमारे पास कि हम एरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं अगर, तो उससे हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। राइट। गुड कोलेस्ट्रॉल को एक्सरसाइज़ के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ों से बढ़ाया जा सकता है जो हमारी ऑडियंस जान सकती है?
जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का तरीका है कि आप क्या इंटेक कर रहे हो। ठीक है। तो जो फूड हैबिट्स हैं वो जैसे कि मैंने आपको बताया वो फूड हैबिट्स चेंज कर देता है आदमी, तो वो क्या है कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज करने से भी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तीसरी चौथी चीज़ें मैं समझना चाहूँगा कि जो एडिक्शन है, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, आप उसको बंद कर दीजिए, तो उससे भी क्या होगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ने लगेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, उसी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी कैलोरी इनटेक क्या है और उसको कैलोरी आउटपुट है कि नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कैलोरी आउटपुट होता ही नहीं है, मतलब कोई बर्न करता ही नहीं कैलोरी, तो वो कहाँ जाएगा, वो फिर बॉडी में स्टोर होगा और वही फिर कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा फिर। हाँ। कैलोरी की जब आप बात कर रहे हैं तो इसमें लोगों का ये सवाल हमेशा रहता है कि एक दिन में एक इंसान को कितनी कैलोरीज की नीड होती है और अगर नीड है तो फिर बर्न कितना करें हम कैलोरीज, कि हमारी जो बॉडी के कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बैलेंस रहे। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो इसमें ये है कि इसको कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि हम पैकेज फूड तो खाते नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि टू कैलकुलेट कि आप कितना, क्या बोलते हैं, कितनी कैलोरी ले रहे हैं, और उसको बर्न करने का भी कोई फॉर्मूला या कोई वो नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। नॉर्मली क्या है 1500 टू 200 किलो कैलोरीज चाहिए हमें, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल एडल्ट्स को, ठीक है। तो उतना कैलोरी इनटेक में तो इंडिया में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कैलोरीज तो बहुत मिलती हैं। तो हम लोग कैलोरीज तो लेते ही रहते हैं, दिन भर लेते रहते हैं। मेन है उसको बर्न करना, तो बर्न करना इंपॉर्टेंट है। उसका एक तरीका है कि आप, जैसे मैंने 30 मिनट्स आपको बोला कि 30 मिनट्स आप ये करो, एरोबिक एक्सरसाइज करो। दूसरी चीज़ है कि आप वेट है, आप अपना बीएमआई कैलकुलेट करो और अपने बीएमआई के हिसाब से अपना बीएमआई मेंटेन करो। तो बीएमआई कैलकुलेटर बहुत इजीली अवेलेबल है, उसमें आपको हाइट डालनी होती है, वेट डालना होता है। हाइट सबकी फिक्स होती है एडल्ट स्टेज में, वेट आपका है वो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बीएमआई मैनेज करो, तो वो सबसे बेटर तरीका। आप कोई भी उसको बीएमआई को कैलकुलेट कर सकता है और हेल्दी रेंज उसमें सब में लिखी रहती है साइड पे, स्पेसिफिक 18.5 टू 23 इज नॉर्मल बीएमआई इन इंडिया। तो आप अपना वेट उसके हिसाब से एडजस्ट करके अपने को हेल्दी रेंज में ले आओ। तो ये बीएमआई जो है हमारा तो 18.5 टू 23 ये इंडियन रेंज है, इसमें ये नॉर्मल है। इफ बीएमआई बढ़ता है, वेट बढ़ने से बीएमआई बढ़ता है, तो उसके बाद में ओवरवेट आता है, ओबेसिटी आती है, मॉर्बिड ओबेसिटी आती है, उससे अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। 18.5 से कम होता है तो वो अंडरवेट होता है, जो बहुत कम लोगों में आजकल होता है। आजकल वो प्रॉब्लम है नहीं, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम। हाँ, बट जब आपका वेट बढ़ता है वो भी माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है। अच्छा। हाँ, जब आप गलत खा रहे हो चीजें, तो वो भी एक माल न्यूट्रिशन ही है, आपको गलत पोषक तत्व मिल रहे हैं सारे। बिल्कुल। तो आपने जैसे हमें बीएमआई के बारे में बताया, कैलोरी इनटेक के बारे में बताया, अगर हमें कोलेस्ट्रॉल को समझना हो कि गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल में फर्क क्या होता है और ये हमारी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो थोड़ा सा इसको बताइए। क्या होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो है, एसडीएल को हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा रहना चाहिए बॉडी में। कितना होना तो चाहिए? नॉर्मली जो वीमन है उसमें वीमन में मोर देन 50 होना चाहिए, और जो मेल्स होते हैं मेन, उनमें मोर देन 40 होना चाहिए। ये गुड कोलेस्ट्रॉल की रेंज है, ये हमें ज़्यादा होना चाहिए उसमें। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल होता है, वो 100 से कम होना चाहिए, 100 से कम। ठीक है। ये मैं ये हाँ, ये मेन वीमेन दोनों में। उसका कॉमन कॉमन रेंज है वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए फीमेल्स में, और मेल में 40 से ज़्यादा। बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों में 100 से कम 100 से कम होना चाहिए। अभी ये कि 100/05 है तो वो दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल। इट्स नॉट लाइक दैट कि 101 हो गया तो वो बहुत ही गड़बड़ हो गया, वो इतना होना चाहिए। बॉडी में उसका सिस्टम क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती है बॉडी में, वो क्या होते हैं, जो भी अब्जॉर्प्शन होता है वो लीवर में जाता है, और लीवर में इनका फॉर्मेशन होता है, जो कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता है लीवर में। तो क्या होता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है कि लीवर से आपका जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है सारे टिश्यूज में, ठीक है। और टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करने का एक ही तरीका होता है, खून, ब्लड के थ्रू। तो वो ब्लड में ही कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो वो जब जा रहा होता है तो वो जहाँ भी जो भी आर्टरीज होती है जिस भी ऑर्गन की, उस आर्टरी में वो धीरे धीरे ज्यादा होता है तो चिपकने लगता है उसके अंदर, ब्लड वेसल में। तो इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल करते हैं, क्योंकि ये टिश्यूज की तरफ सारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल देने जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एसडीएल। वो क्या होता है कि बाकी जो टिश्यूज है उससे जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो
ला रहा होता है लीवर की तरफ, इसलिए उसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। तो एक एक है वो कोलेस्ट्रॉल को सबको बांट रहा होता है, इसलिए उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एक होता है जो सबसे इकट्ठा करके जो कोलेस्ट्रॉल है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, उसको ला रहा होता है, इसलिए उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसलिए वो ज्यादा होना चाहिए ताकि वो बाकी जगह आपको डिपॉजिट नहीं होने दे उसको। हाँ एग्जैक्टली आपने ये चीज सही बताई, क्योंकि लोगों को लगता है कोलेस्ट्रॉल एक कल्प्रिट ही है, उसको विलेन ही बना दिया है, हाँ, लेकिन इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल जैसा भी होता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ओके तो डॉक्टर, अगर किसी को समझना हो कि हमारे शरीर में जो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ रहा है और हमारी बॉडी को बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, तो कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं हमारे शरीर में जो हमें समय रहते पहचान लेने चाहिए? क्या होता है कि जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो क्या होता है कि एक आपको जो फीलिंग होती है, जो आपको फ्रेशनेस की फीलिंग होती है, वो हो सकता है कि नहीं आए। अलग से जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें खुद का कोई बहुत ज़्यादा ये है कि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स, उसके स्पेसिफिक सिम्टम्स कुछ इस तरह से नहीं होते हैं। हाँ, ये होता है कि कुछ लोगों को डिपॉजिट्स आने लगते हैं स्किन पे, जैसे किसी को आइज पे आने लगे, जिस जेंथिलिज्मा बोलते हैं मेडिकल टर्म में, या फिर जो एल्बोज होती हैं, हार्ड पॉइंट्स, उन पे आने लगते हैं, उनको जेंथोमास बोलते हैं। तो इस तरह से उसके डिपॉजिट्स आपको दिखने लगेंगे। लेकिन सिम्टम सबसेट के हिसाब से कोई उसका स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से, बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, खून थोड़ा सा उसका थिकनेस बढ़ जाता है खून का, तो वो क्या है कि ब्लड सप्लाई धीरे धीरे जो ऑर्गन्स हैं उसमें ब्लड सप्लाई, आप ये कह सकते हो कि जब गाढ़ा हो जाता है कोई चीज़ तो वो स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको जनरलाइज वीकनेस आपको हो सकती है, आपको फटीग कि मेरे को कमजोरी महसूस हो रही है, या मेरे को घबराहट लग रही है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो इस तरह से। या फिर आप मान लो रनिंग कर रहे हो या बहुत ज़्यादा ये एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हो, तब आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए, तो इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, बट इसका बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम कुछ है नहीं। हाँ, तो अगर बट आपको डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर इस कोलेस्ट्रॉल आ तरह गया के तो संकेत शुरुआत में अगर किसी को दिखाई दे रहे हैं और उन्हें समझना हो कि कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, कोई एक ऐसा टेस्ट है जो कराना चाहिए, और उस टेस्ट को कराने के बाद क्या देखना चाहिए कि शायद हाँ कुछ तो गड़बड़ है? तो इसमें टेस्ट जो है वो लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल आजकल, के हाँ, लिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो उसमें सारी चीज़ें होती है, ट्राइग्लिसराइड भी होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, तो उसमें पूरी प्रोफाइल ही होती है, लिपिड प्रोफाइल उसको बोलते हैं। तो उसे कोई भी पता कर सकता है। और उसका भी आजकल कोई हाँ, मार्कर है किसका? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का, कि अगर इतना आया है हाँ हाँ, तो शायद जो दिक्कत हम है? लिपिड प्रोफाइल में है तो यही सब चीज़ें देखते हैं, लाइक टोटल कोलेस्ट्रॉल देख लिया हमने, ट्राइग्लिसराइड देख लिया, एलडीएल देख लिया, एसडीएल है, तो उसके मार्कर्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड, जैसे मैं टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करूँ तो ये 200 से कम होना चाहिए। जो ट्राइग्लिसराइड है वो 150 से कम होना चाहिए। जो आपका एलडीएल है वो 100 से कम होना चाहिए। एसडीएल में जैसे बताया आप 50, एक रफ अमाउंट आप याद करके रख सकते हैं, तो 50 से ज़्यादा होना चाहिए। 200, 150, 100 और 50। तो हाँ, मतलब इस हिसाब से हमारा जो है ये कोलेस्ट्रॉल का इजी डिवीजन वे होना ऑफ चाहिए। याद करने के लिए सही तरीका है कि अगर कोई लिपिड प्रोफाइल कराने जा रहा है तो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल और एलडीएल के इन मार्कर्स को याद रख सकता है। बिल्कुल, आपने सिम्टम्स हमें बताया कि ज्यादातर दिखाई नहीं देते, दिखाई देते भी है तो उस कंडीशन में जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खराब हो जाती है। तो अगर किसी को इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि उनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा रह रहा है और लंबे समय तक बढ़ा रह रहा है, तो कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन है कि इतने समय तक लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनके शरीर में जो गाढ़ा या गंदा खून है वो बढ़ते जा रहा है और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम इतनी वर्स हो गई है और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है? नॉर्मली इसमें क्या है कि डिकेड्स लगते हैं ब्लॉकेज डेवलप होने में। तो एटलीस्ट आप ये समझ सकते हैं कि 1 डिकेड मतलब 10 इयर्स के बाद में जो ब्लॉकेज होते हैं उनकी सीवियरिटी इस स्टेज तक पहुंचने लगती है कि वो आपको सिम्टम्स देने लगती है। 10 साल तक पता ही तो नहीं ये है कि आपको 10 साल तक आपके ब्लॉकेज प्रॉपर डेवलप नहीं है, जो सिम्टम्स वाले ब्लॉकेज, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। Oh my God, okay, तो ये मतलब आई थिंक डराने वाली चीज है। तो इसीलिए उसको चेकअप करना बहुत जरूरी है कोलेस्ट्रॉल का। एग्जैक्टली। अदरवाइज आप उसको मिस कर सकते हो, और आपने उसको जल्दी कैच कर लिया तो आप उस ब्लॉकेज को प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपका 30-40% हो रखा, उसको आगे बढ़ने से आप रोक सकते हैं, आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल फिर डॉक्टर हमारी बॉडी को कितना इम्पैक्ट कर देता है कि शरीर में या हार्ट में हमारे ब्लॉकेज होने लगता है, और वो ब्लॉकेज कई बार 80-90% तक चला जाता है, हमें तब पता चलता है कि हमारा जो हार्ट में ब्लॉकेज है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अब कंडीशन एकदम खराब ही हो चुकी है?
उसके बारे में बताइए। तो ये है कि एक जो भी सारी आर्टरीज में अलग अलग है, जो हमारे हार्ट में हम लोग बोलते हैं कि 70-80% ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसके बाद में वो सिम्टम्स देने लगता है। ठीक है। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सरसाइज है, जैसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल चल रही है, तो आप जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक हो सकता है आप उस 70% को मिस कर दो। ओके। इफ आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो क्या है कि आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी लिमिटेड वॉकिंग हो रही है, लिमिटेड आपका कैलोरी बर्न हो रहा है, लिमिटेड आपका चलना फिरना हो रहा है। तो उस सबसेट में क्या होता है कि उसमें आपको जब तक 90% ब्लॉकेज नहीं हो जाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो है, इसलिए एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको प्रिवेंट भी करता है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करेगा। दूसरी चीज़ है कि आपको प्रॉब्लम है तो वो भी आपको बताएगा कि आपको प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, जो आपको बैठे हुए या नॉर्मल चलते हुए आपको जो पता नहीं लगेगी, वो आपको एक्सरसाइज करने में वो पता चलेगी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो हाँ। कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज्यादा किसी का बढ़ा रह रहा है लंबे समय तक, तो आपने कहा कि दिल में ब्लॉकेज तो करता ही, और कई बार 80-90% तक ब्लॉकेज हो जाता है, पता नहीं चलता है। राइट। इसके अलावा कोई और ऐसी बीमारियां अचानक से परसिस्ट होती हैं कि सिचुएशन एकदम इमरजेंसी वाली हो जाती है? जब कोलेस्ट्रॉल जो भी ब्लॉकेज होते हैं जहाँ भी डेवलप होते हैं, लाइक हार्ट में डेवलप हो गया या ब्रेन में, जो मोस्ट कॉमन जो 2 प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे जब ब्लॉकेज डेवलप होते हैं, तो जब ये ब्लॉकेज जैसे 50, 60, 30, 40% जो भी उसका परसेंटेज है, ये हार्ट ब्लॉकेज है। जो कोलेस्ट्रॉल से डेवलप होते हैं वो हार्ट ब्लॉकेज डेवलप होते हैं। और इस पे जब सॉफ्ट एक जब भी ये ब्लॉकेज फटते हैं, ठीक है, तो एक सॉफ्ट क्लॉट भी बनता है उसमें, ठीक है, जिसको सॉफ्ट ब्लॉकेजेस बोलते हैं, हार्ड ब्लॉकेज एंड सॉफ्ट ब्लॉकेज। तो जो सॉफ्ट ब्लॉकेज होता है वो फिर उसको 100% बंद कर देता है। लाइक आपका 50% हार्ट ब्लॉक है और वहाँ पे वो रप्चर हो गया, प्लाक, उसको प्लाक रप्चर बोलते हैं हम लोग। तो वहाँ पे इफ वो रप्चर हो गया तो वो उसको वहाँ पे एक सॉफ्ट ब्लॉक क्रिएट करके क्लोट्स हैं उसको 100% कर देगा, और फिर आपकी वो इमरजेंसी बन जाती है। बिकॉज 100% कोई भी आर्टरी बंद होती है उसमें आपको इतने ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं और आपको फिर जाना ही पड़ता है हॉस्पिटल। क्या सिम्टम्स होते हैं? उसमें आपको हार्ट अटैक आता है तो आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगा, ठीक है, उसके बाद में आपको स्वेटिंग होने लगेगा, आप रेस्ट कर ही नहीं सकते बेड पे उस कंडीशन में, यू विल फील वेरी रेस्टलेस, ठीक है। और ये है कि चेस्ट पेन के अलावा आपको आर्म्स में भी पेन हो सकता है, ठीक है, आर्म में रेडिएशन हो सकता है कि लेफ्ट हैंड में आपको पेन हो रहा है, ठीक है। और सबसे जो टिपिकल पेन होता है, जो हड्डी होती है ये बीच वाली, इसके पीछे जो पेन हो रहा होता है वो टिपिकल पेन होता है। इसके अलावा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पेन लेफ्ट साइड में, बिकॉज लेफ्ट सबको ऐसा लगता है कि लेफ्ट साइड में हार्ट है इसलिए लेफ्ट साइड में ही पेन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो राइट साइड की चेस्ट में भी हो सकता है, वो बैक में भी पेन हो सकता है, वो राइट आर्म में भी पेन हो सकता है, नेक में भी। यस, थाई में तो नहीं होता है, जो में पेन होता है, जो से स्टार्ट होके जो हमारी नाभि होती है वहां तक आपका दर्द हो सकता है। बहुत बार ये होता है कि जो पेट में नाभि से ऊपर जो पेट होता है हमारा, वहां पे दर्द होता है और सबको ये लगता है कि ये पेट का गैस का दर्द है, और इस चक्कर में आप उसको क्या सिम्टम्स को आप इग्नोर करते रहते हैं और वो बहुत ही खतरनाक स्टेज पे बीमारी पहुंच जाती है। इसलिए किसी को कंसिस्टेंटली इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो जो नाभि के ऊपर कंसिस्टेंटली पेन हो रहा है और एसिडिटी की गोलियों से भी या मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको बिल्कुल एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और इमरजेंसी सिचुएशन में, लाइक आपको रात में पेन हो रहा है, ठीक है, पेट में गैस का आपको लग रहा है गैस का पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है। क्या होता है कि कभी कभी पेन होता है बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा होता है, उसमें पसीना भी आ रहा होता है, आपको बहुत ही अनईजी फील हो रहा होता है, तो उसमें रात में आपको 1-2 घंटे, तो आई थिंक आपको 1-2 घंटे के लिए वेट नहीं करना चाहिए। इफ़ आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए और एक ईसीजी तो करवा ही लेनी चाहिए। हाँ। आज के समय में जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे, कोई ऐसा एज ग्रुप है कि इस एज ग्रुप वालों में हाई कोलेस्ट्रॉल के केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ताकि वो एक अलर्ट मोड पर चले कि हाँ शायद, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल भी बदली है तो उनको भी एक सतर्कता बरतनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो जो यंग एज है उसमें बढ़ रहे हैं, क्योंकि हार्ट अटैक पहले जो एज सबसेट था वो 50 के अराउंड था, जो अब धीरे धीरे शिफ्ट होकर 30s में आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। उसका कोई अलग उसका रीजन नहीं है, उसका लाइफस्टाइल रीजन है। तो उन्हीं में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, उसी में स्ट्रेस हो रहा है, उसी की वजह से उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहे हैं। और जो भी 60 ईयर्स 50 ईयर्स वाले लोग हैं वो अपने जो पुरानी जीवन शैली है उसी को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो शायद वो लोग इससे बहुत ज़्यादा टच नहीं हो रहे हैं, प्रभावित नहीं हो रहे हैं। बट जो नए जनरेशन है, नए लोग हैं, वो नई तरह की लाइफस्टाइल को बिना सोचे समझे जो फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनमें
ऑफ कोर्स बढ़ रहे हैं वो हाँ, बिल्कुल। केसेस। अच्छा डॉक्टर, यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें हैं, आप प्लीज़ बताइएगा कि इसमें सच्चाई है कि नहीं? बोला जाता है कि जिन लोगों का बेली फैट बहुत ज़्यादा निकला रहता है, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम्स हो सकती है। सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच्चाई है। जिसमें बेली फैट होगा तो ऑफ कोर्स उसमें कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ज़्यादा रहेंगे, होते हैं। हाई रहेंगे। क्योंकि उनका है कि जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन मेन का जो बेली है वो हुँ, पॉट के साइज़ का हमेशा रहता ही हुँ, है, उसको बहुत नॉर्मलाइज़ कर दिया हुँ, गया है। हुँ, लेकिन आजकल यंगस्टर्स में भी बेली फैट की हुँ, प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ हुँ, रही हुँ। है। तो चांसेस है कि इनको आगे चल कर के कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है कि इसको हम लोग इंडिपेंडेंटली नहीं देख सकते जी। हैं। इफ़ बाहर फैट डिपोज़िशन हो रहा है, हुँ। जैसे मेल्स में सबसे ज़्यादा बेली पे फैट हाँ, डिपोज़िशन होता डिपोज़िशन है। होता है। तो उसमें ये ऐसा नहीं रहेगा कि वो फैट वहीं पे भी, वो अंदर के ऑर्गन्स में भी जमा रहता है। आप फैटी लिवर आपने सुना होगा, वो हाँ। फैटी लिवर भी रहेगा। वो अदर भी आर्टरीज़ में क्या होता है कि फैट कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहेगा, आपके ब्लड में भी कोलेस्ट्रॉल रहेगा ज़्यादा। हुँ। तो वो ऐसा नहीं है कि खाली यहीं पे वो फैट डिपॉज़िट वो भी कहीं से आ ही रहा है वो। हाँ, वो बिल्कुल। एक तरह से आप देखोगे तो वो एब्ज़ॉर्ब फॉर्म है, जो ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज रहता है यहाँ पे, हुँ। ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में स्टोर रहता है। तो वो आपके एब्ज़ॉर्प्शन से ही आ रहा है, ब्लड के थ्रू ही आ रहा है, तो हुँ। ब्लड में भी ज़्यादा ही रहेगा तभी तो आ रहा है वो यहाँ पे पहुँच रहा करेक्ट है। है, हाँ। हाँ। एक और है कि हाँ, जिनके बाल जो हैं हाँ, जल्दी सफ़ेद होने लग रहे हैं, हाँ, हाँ। उनमें भी चांसेस है कि आगे चलकर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा मेरे को बहुत आइडिया नहीं है कि मतलब इस तरह की कोई स्टडी मेरे को तो पता नहीं है कि हुँ। जिसके सफ़ेद बाल हो रहे हैं, सफ़ेद बाल का एक अलग रीज़न है, इससे ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका कोरिलेशन है नहीं। नहीं है, हाँ। ओके। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। अब हुँ, जैसे हम ट्रीटमेंट पर अगर बात करें हुँ। कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है बहुत ज़्यादा और उनको पता चल गया लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट में कि हाँ, गड़बड़ है अब, तो उनके पास फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल हैं? जो अभी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, पहले तो लाइफ़स्टाइल चेंजेस, जैसे चेंजेस। हम लोग हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है हुँ, तो हम लोग उसको फर्स्ट लाइफ़स्टाइल चेंजेस, इफ़ कंडीशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं खराब है है। तो। हुँ, अब ये है कि बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वी स्ट्रेट फॉरवर्ड वी स्टार्ट विद द मेडिसिन। ठीक है। बट ये है कि एक इस तरह की रेंज होती है जिसमें आपको एक्सेप्टेबल है लाइफ़स्टाइल चेंजेस, तो उसमें हम लोग पहले लाइफ़स्टाइल चेंजेस देके उसको क्या रेंज है वो? जो रेंज है वो हम लोग 190 से कम इफ़ एलडीएल रहता है, हुँ, हुँ। तो नॉर्मली हम लोग उसको लाइफ़स्टाइल चेंजेस लाइफ़स्टाइल बोलते हैं। चेंजेस से उसको ठीक करने की कोशिश करते लाइफ़स्टाइल हैं। चेंजेस में डाइट और डाइट एक्सरसाइज़। और एक्सरसाइज़, ठीक है, डाइट, एक्सरसाइज़ और जो भी आपका एडिक्शन है उसको आपको ये खत्म करना करना है। खत्म हुँ, करना पड़ेगा। और उसके बाद में इफ़ 190 से ज़्यादा आ रहा है तो हुँ। हम दवाइयाँ। दवाइयाँ तुरंत उसको चालू कर देते तो हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए सिर्फ़ दवाइयाँ ही होती हैं या फिर और भी कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? इसके लिए बस दवाइयाँ ऑप्शन है, लाइफ़स्टाइल आप चेंज कर दो या हुँ, लाइफ़स्टाइल से नहीं हो रहा है तो आप खाने की दवाइयाँ आती है, ठीक हुँ, है? वो स्टेटिन्स होते हैं या फिर आपके आजकल इंजेक्टेबल फ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, अच्छा, वो थोड़े महँगे हैं बट उसमें ये है कि फ्रीक्वेंसी उसमें कम होती है, ठीक है? ओके। महीने में 1 बार या फिर, लेकिन ये है कि पेशेंट्स को वो ठीक नहीं लगता है, हुँ, गोलियाँ खाना इंडियन पेशेंट्स ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो यही यही 2 तरीके हैं। बाकी बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं, कोई कहता है कि आप ब्लड डोनेट करने से उससे भी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। इफ आप ब्लड ब्लड डोनेशन करते हो आप हर 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, तो वो भी एक ठीक तरीका है आपका कोलेस्ट्रॉल को क बैड कोलेस्ट्रॉल को कम हाँ, बैड करने का? कोलेस्ट्रॉल कम करने ये का। आई थिंक बहुत ही हाँ, आपने इंटरेस्टिंग चीज़ हाँ, बताई है हाँ। कि खून अगर हम डोनेट करते हैं तो इससे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल यस, कम होता है। यस। क्या फ्रीक्वेंसी है अगर खून डोनेट करना खून चाहता है इफ कोई? आप सूटेबल हैं हुँ, ब्लड डोनेशन के लिए, तो आप एवरी 3 मंथ्स भी आप ब्लड डोनेट कर कर सकते सकते हैं। हाँ जी। हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर जिनका वो क करते हैं नहीं, तो? सारे लोग कर मतलब कोई भी हाँ, हाँ, मतलब ब्लड डोनेट कोई भी कर सकता है, हुँ, लेकिन जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है हुँ, और जिसका जो एचबी लेवल है वो हुँ, ठीक है हुँ, और डॉक्टर्स को लगता है कि वो हर 3 महीने में कर सकते हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए। ये वाह! मतलब एक तरीका है जिससे आप किसी किसी के लिए हेल्पफुल भी हो सकते हो और अपना भी अपने लिए फ़ायदा भी कर सकते हो। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, अच्छा दवाइयों की जब आप बात कर रहे हाँ। थे तो क्या एक बार कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ शुरू हो गई तो लाइफ़ टाइम खानी पड़ती हैं? ये सबसेट पे डिपेंड करता है, पेशेंट सबसेट पे, बिकॉज़ ओके। क्या होता है कि जो मैंने आपको टारगेट बताया 100 का, हुँ, तो वो सारे पेशेंट्स में पॉसिबल नहीं है कि सबके लिए वो 100 नहीं होता है। हाँ, वो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग बॉडी होता टू है। बॉडी बॉडी डिपेंड टू करता बॉडी है। होता है, उसमें क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किसको बीमारी है, नहीं है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इफ़ आपकी लाइफ़स्टाइल चेंजेस से आपके हमें टारगेट नहीं अचीव हो पा रहे हैं, हुँ, तो आपको ओह! फिर दवाइयाँ खानी पड़ेगी। हम पहले इसीलिए 3 मंथ्स हम लोग लाइफ़स्टाइल पे देखते हैं। इफ हुँ, लाइफ़स्टाइल पे ठीक नहीं हो रही है हुँ। चीज़, तो फिर आपको वो टारगेट अचीव करने के लिए फिर आपको दवाइयाँ खानी तो पड़ेगी। एक बार जैसे टारगेट अचीव हो गया कि एलडीएल 100 तक हाँ, आ गया हाँ, हमारा, हाँ। तो फिर दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, नहीं, कम हो जाती हैं? क्योंकि क्या इसीलिए हम लोग पहले लाइफ़स्टाइल चेंज करके देखते हैं। इफ 3 मंथ्स के बाद में सपोज़ आज कोलेस्ट्रॉल का लेवल 150 है, हाँ, ठीक है? और हमने उसकी लाइफ़स्टाइल चेंज कर दी। हुँ,
और उसके बाद भी 145 हो गया 3 मंथ्स के बाद में। इट मीन्स कि लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी जेनेटिक्स ही, उसकी बॉडी का वैसे जो ही ये है बिल्ट है वो ही इस तरह की है अंदर से शरीर कि उसमें कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा। अच्छा, तो उस केस में फिर उसको लाइफ लॉन्ग ही आप ये समझ सकते हो कि लाइफ लॉन्ग ही दवाइयाँ खानी पड़ेगी फिर। ओके, ये है कि फ्रीक्वेंसी उसकी कम ज़्यादा हो सकती है, उसकी डोज़ कम ज़्यादा हो सकती है, बट टारगेट हमें अचीव करने के लिए उसको लाइफ लॉन्ग ही करना खानी पड़ेगा। पड़ती है, हाँ ठीक है। जी। तो आई थिंक इस सेशन में हमने हुँ, कोलेस्ट्रॉल पर हर एक एस्पेक्ट को कवर किया है। हम राइट। चाहते हैं डॉक्टर की जाते-जाते हुँ। आप 2 मूल मंत्र हमारी ऑडियंस को ज़रूर दें। पहला कि शरीर में अगर हम चाहते हैं कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल बढ़े, तो क्या करना चाहिए? एचडीएल बढ़ने के लिए अगेन मैं सेम चीज़ बोलूँगा कि जो लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं, जो हुँ, आप डाइट लेते हैं, उसमें नेचुरल फूड्स हैं, हुँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें और एक्सरसाइज करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट 2 मूल मंत्र हैं। हो सकता है कि हम सब लोग जानते भी हैं ये हुँ, चीज़, तो हमें वो डिसिप्लिन के साथ उसको फ़ॉलो करना चाहिए। ये ओके। सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा अगर हाँ, हम चाहते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर से कम कर दें, खत्म कर दें, हाँ। तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुरंत बंद कर देनी चाहिए? जो फैट इंटेक है हमारा, ऑयल है, घी है, बटर है, चीज़ है, तो ये सब चीज़ें हैं और जो नॉन वेजिटेरियन है, उनके लिए जो रेड मीट है, हुँ, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये हम कम कर दें, तो इससे मतलब जो भी आप खा रहे हो, उसका 50% आप टारगेट कर लो, तो हो सकता है कि आपकी बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाँ, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी ठीक होने लग ठीक जाए। हो जाए, हाँ। बिल्कुल, ग्रेट। तो आई थिंक इस सेशन में आपने हमें हुँ, बहुत सारी चीज़ें हुँ, बताई और बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर किए जो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ करके अपने एक्सपीरियंस से हमें इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। आई होप यू एन्जॉयड द सेशन। या श्योर, थैंक यू थैंक यू। सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों, अगर आप डाइट, एक्सरसाइज या फिर दवाइयों के बारे में कुछ भी ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के ज़रिए उन सभी सवालों के जवाब देने का। ऐसे और भी हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।